गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं? चलिए, तो पिछले क्लास में एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक हम लोग पढ़े थे और वो टॉपिक आपका था कंकाल तंत्र, जो कि समाप्त होता है। आज हम लोग एक बेहतर सा प्यारा सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र। ये टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है बाबू रे? इस टॉपिक का नाम है नर्वस सिस्टम, यानी इस टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र। अर्थात ये तंत्रिका तंत्र जो है, जिसको आप नर्वस सिस्टम कहते हैं, सबसे पहले इसमें आपको समझना होगा कि नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देंगे, इसको हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। अब ये तंत्र जो है, इस तंत्र का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह। क्लियर हो गया? आप जो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो इस तंत्रिका तंत्र में तंत्र का मतलब क्या हो गया? अंगों का समूह हो गया, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो गया। लेकिन कैसे अंगों का समूह? तो जो आपके तंत्रिका तंत्र के निर्माण में, जो आपके नर्वस सिस्टम के निर्माण में आपका गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई लोगों को। चलिए, एकदम ध्यान से अपनी पढ़ाई पर बाबू गौर करेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? तंत्रिका तंत्र के बारे में, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो तंत्र का मतलब तो हम आपको कई बार समझा चुके हैं कि तंत्र का मतलब होता है अंगों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज सिस्टम। यानी अंगों के समूह को ही क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। लेकिन यहां पर तंत्रिका है, यानी नर्वस है, यानी वैसे अंगों का समूह जो आपके तंत्रिका के निर्माण में, जो आपके नर्वस सिस्टम के निर्माण में सपोर्ट करती है, उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। इस तंत्रिका तंत्र को कई भागों में बांटा गया है। इसमें मस्तिष्क भी आता है, मेडुला भी आता है, सेरिब्रम भी आता है, मेरुरज्जु भी आता है। बहुत सारे पार्ट्स आपके बॉडी का जो है, वो टोटल का टोटल जो है आपके नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। वो टोटल का टोटल जो है, वो आपके तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। अतः आपका तंत्रिका तंत्र जो है, आपका नर्वस सिस्टम जो है, इन कई अंगों का ये क्या है? समूह है। कहेगा सर इसमें होता क्या है? ये तंत्रिका तंत्र का काम क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र जो होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, इसका वर्क होता है सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। यानी आपकी पूरी बॉडी में जो सूचना का आदान प्रदान करता है, जो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, जैसे शरीर की सूचना को मस्तिष्क में लाता है या मस्तिष्क की सूचना को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है, तो इस तरह से जो सूचना के आदान प्रदान करने वाला काम होता है, इन सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए जो अंग जिम्मेदार आपकी बॉडी में है, उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं और आप हमारी बातें को सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ये आपकी मस्तिष्क की एक सूचना आपको हम दे रहे हैं और वो सूचना आपकी पूरी बॉडी में संचारित होती है। आपको ऐसा फीलिंग्स आता है कि सर की हर बात हम समझ रहे हैं, क्या किए समझाना चाहते हैं, किस तरह के सवाल पूछते हैं। कभी कभी आप अनुभव कीजिएगा कि आप रोड पर चल रहे हैं, मान लिया जाए कोई साइकिल वाला जा रहा है, आप में टच कर दिया, तो आपके हाथ में टच किया या आपके पैर में टच किया, तुरंत आपको पता चलता है वो शरीर की सूचना थी, लेकिन तुरंत आपके मस्तिष्क को मिलता है, तुरंत आपके दिमाग को मिलता है और आप घुड़कर क्या बोलते हैं? दिखता नहीं है क्या? या ठीक से चलाया करो। क्यों? तो यह सूचना का आदान प्रदान आपके पूरी बॉडी में होता है। एक जगह की सूचना दूसरे जगह जाता है और ये ले जाने लाने के लिए आपके पूरी बॉडी में आप देख रहे होंगे, ब्रेन से लेकर पूरी बॉडी में न्यूरॉन का एक जाल बिछा हुआ है, नर्व का एक पूरी बॉडी में जाल बिछा हुआ है, उसको न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। वही मस्तिष्क की सूचना को शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाता है या शरीर की सूचना को मस्तिष्क में ले जाने का काम करता है या मस्तिष्क से लाने का काम करता है। अर्थात सूचना का आदान प्रदान करने के लिए जो अंग आपके बॉडी में जिम्मेदार है, उसी को तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब यदि पूछा जाए कि तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जिससे तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है या जो सूचना का आदान प्रदान करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है न्यूरॉन।
क्योंकि कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र के सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई को कहा जाता है न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। इसलिए कभी कभी हम आप सुने भी होंगे इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि क्या पूछता है? तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को न्यूरोलॉजी बोलते हैं और तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन। याद हो गया? जल्दी कमेंट करके बताइए। एक लड़का पूछ रहा है सर प्लीज बताइए कि एसएससी जीडी का कितना स्कोर रहेगा। अच्छा बताइए, बुर्बकबाज पूछ रहा है एसएससी जीडी का कितना स्कोर रहेगा। ये स्कोर परीक्षा से पहले पता चलता है छोटा, साफे बुर्बक है रे। जब तुम परीक्षा देगा क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड रहा है, क्वेश्चन क्या लेवल क्या था, कितने स्टूडेंट अपियर हुए थे, कितने लोग आपको क्या नंबर आ रहा है, उसके आधार पर बताया जाता है स्कोर क्या होगा रे। एकदम लगता है कि गांव देहात में रहने वाला कोई एकदम नॉर्मल लड़का है जिसको परीक्षा के बारे में और पढ़ाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, भले आप जानने का हो, लेकिन ये सब बात ऐसे मत कमेंट में पूछिए। इसके लिए आप कॉलिंग टीम को फोन लगाइए, उससे आप सजेशन लीजिए कि किसका क्या। ऐसे ये सब, अरे गांव में भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बहुत सारे दोस्त होंगे जो पटना में रह रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वो सब चर्चा किया कीजिए। नहीं, टीचर तब आपको स्कोर बता पाएंगे जब एग्जाम हो जाएगा, सारे सिटिंग का सारे क्वेश्चन बच्चों के फीडबैक से पता चल जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन था, क्या था नहीं था। टीचर उस क्वेश्चन को देख लेंगे, तब वो एग्जैक्ट बताते हैं क्या स्कोर रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा। नहीं, ऐसे बताना मुश्किल है। चला चलो समझा, ध्यान देंगे। लव यू टू बाबू, ले रे बाबू, लव यू टू, ध्यान देंगे। तो ये क्लियर हो गया कि तंत्रिका तंत्र में सूचना का आदान प्रदान होगा। इसके लिए एक छोटी इकाई आपके बॉडी में है, उस इकाई को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। और इसके अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो अभी आपने तंत्रिका तंत्र के बारे में जो पढ़ा वो बिल्कुल लिखा हुआ है कि शरीर के अंदर होने वाली क्रियाओं का संचालन, आपके बॉडी के अंदर जिन क्रियाओं का संचालन होता है या उसका जो नियंत्रण होता है, विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं का, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का, उसके लिए आपके बॉडी में एक सिस्टम डेवलपमेंट हुआ है। उस सिस्टम को ही क्या कहा जाता है? नर्वस सिस्टम के नाम से, तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। यानी आपके बॉडी में, शरीर के अंदर बहुत सारी क्रिया होता है। कभी आपको भूख लगता है, कभी प्यास लगता है, कभी ठंडा लगता है, कभी गर्मी लगता है, कभी प्यार करने का मन करता है, कभी नफरत करने का मन करता है। तो इस तरह का जो एसएससी जीडी का हाँ क्वेश्चन बैंक तो बिल्कुल आ गया। एसएससी जीडी का क्वेश्चन बैंक एकदम आपके मार्केट में आ चुका है। प्रैक्टिस सेट भी हमको लगता है परसों तक आपके मार्केट में आ जाएगा। एसएससी स्पेशल हिंदी भी आ गया है। मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बाबू, और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि स्पेशल मैथ रीजनिंग में हम चाहे कुछ वैसे सवाल को दें जिसके बनाने के बाद एग्जाम का 100% पैटर्न मैच करे और एग्जाम का आपसे मैक्सिमम सवाल बने। इसलिए थोड़ा सा उस पर टाइम देना पड़ रहा है, थोड़ा समय आपको लगेगा। इसके लिए एकदम चिंता करने की बातें नहीं है। क्लियर? गॉड ऑफ बायोलॉजी, थैंक यू सर। चलिए ध्यान देंगे बाबू। तो आप समझ गए नर्वस सिस्टम में क्या हो गया कि सूचना का आदान प्रदान आपके बॉडी में जो होता है वो नर्वस सिस्टम के माध्यम से होता है, चाहे वो आंतरिक सूचना हो या बाहरी सूचना हो, शरीर की सूचना हो या मस्तिष्क। इसके अलावे आपके बॉडी में जो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं आपकी बॉडी के अंदर होता है, इसका संचालन करना, उसका जैसे कि आपको भूख लग जाता है तो उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? यही नर्वस सिस्टम करता है। कभी कभी आप बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, उसको नियंत्रण करने का काम कौन करता है? आपका नर्वस सिस्टम करता है। अर्थात तंत्रिका तंत्र जो है वो आपके विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है और आपके विभिन्न क्रियाओं के नियंत्रण करने के लिए एक सिस्टम डेवलपमेंट हमारे बॉडी में है, उसी को क्या कहा जाता है? तंत्रिका तंत्र के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब हम आपसे बात करते हैं कि तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या हो गया। तो क्लियर हो गया कि कोई आपका आंतरिक क्रिया हो या कोई बाह्य क्रिया हो, उसका प्रतिक्रिया आप तंत्रिका तंत्र के माध्यम से दे पाते हैं। कैसे बताए? कि पैर में कोई साइकिल सटा दिया, तुरंत आप पीछे घुरकर बोलते हैं ना, प्रतिक्रिया देते दिखता नहीं क्या? फोन पे कोई आई लव यू बोल दिया, तुरंत शरीर में क्या हो जाती है? एक खुशी की दौड़ आ जाती है। कोई आपसे कह दिया
क्या कहते हैं, आई हेट यू, तुरंत दुखी आप हो जाते हैं, कोई डांट दिया तुरंत दुखी हो जाते हैं। तो आपके शरीर के अंतर्गत होने वाली चाहे वो आंतरिक घटना हो या बाह्य घटना हो, उसके आधार पर जो आप प्रतिक्रिया देते हैं, इस प्रकार के होने वाले परिवर्तन को जानते हैं स्टिमुलस कहा जाता है। यानी स्टिमुलस एक वैसा क्रिया है आपकी बॉडी में घटित होने वाला जो आपके आंतरिक और बाहरी किसी प्रकार के बातों पर क्या करती है, वो प्रतिक्रिया देने का काम करती है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है। ये तंत्रिका तंत्र का क्या हो गया, वर्क हो गया। आंतरिक और बाहरी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसकी प्रतिक्रिया देंगे, अच्छा का भी और बुरा का भी। क्लियर। इसके अलावा सूचनाओं का आदान प्रदान आपके बॉडी में किसका काम हो गया, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए भी आपके बॉडी में क्या है, तंत्रिका तंत्र है। और ये सूचना का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये फिगर किस चीज का है, ये न्यूरॉन का फिगर है। किसका फिगर है बाबू रे, ये न्यूरॉन का फिगर है, जो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है जिससे आपके तंत्रिका तंत्र का निर्माण हुआ है। लेकिन आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में सवाल पूछता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो सबसे लंबी कोशिका में किसका नाम आता है, तो सबसे लंबी कोशिका में इसी न्यूरॉन का नाम आता है। सबसे लंबी कोशिका में किसका नाम आता है, तो सबसे लंबी कोशिका में न्यूरॉन का नाम आता है। अर्थात तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। देख किस साइड में है, लेकिन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई जो क्रियात्मक व संरचनात्मक है, इसी को न्यूरॉन के नाम से जाना जाता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करने वाले विज्ञान का नाम क्या बोल दिए, न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कोई कंफ्यूजन? दीपक सर का क्लास कब है, जब उनका क्लास स्टार्ट होगा तो आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा सा और वो प्रॉब्लम में है, हमको लगता है कि और उनका क्लास एक अगले वीक से कंटिन्यू चलेगा। वो कॉलिंग टीम को फोन करके पूछ लो बाबू, इस तक पर मत डिस्टर्ब करो। चलिए अगला क्या है कि शरीर के अंतर्गत होने वाली जो वॉलंटरी एक्शन होता है, कहेगा सर ये वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, तो वॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है स्वैच्छिक क्रिया। स्वैच्छिक क्रिया जो आपके बॉडी में होती है, यानी आपकी इंटरनल जो इच्छा करता है उसके हिसाब से जो आप काम करते हैं, वो स्वैच्छिक क्रिया कहलाता है। इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं, वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। अर्थात आपकी स्वैच्छिक क्रिया का नियंत्रण भी क्या करता है, यानी कुछ क्रियाएं आपको करने का मतलब मन कर रहा है, लेकिन आपको लगता है कि वह सही नहीं है। 10th में यह क्वेश्चन आया था न्यूरॉन बनाने के लिए, ललन जी थैंक यू वेरी मच, बना दिए थे ना। यह सबसे लंबी कोशिका है, लेकिन न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र का सबसे सूक्ष्म इकाई है, जिससे आपके तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इसलिए सबको सुख माना जाता है। इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र के और भी कार्य हैं। ये वॉलंटरी एक्शन को या जो इनवॉलंटरी एक्शन है, यानी स्वैच्छिक क्रिया है या अस्वैच्छिक क्रिया है या अनैच्छिक क्रिया है, इन सारी क्रियाओं का नियंत्रण जो है वह किसके माध्यम से किया जाता है, इन सारे क्रियाओं का नियंत्रण जो है वह तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही किया जाता है, नर्वस सिस्टम के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अलावा तंत्रिका तंत्र का निर्माण एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं से हुआ है, वो हम पहले बता चुके हैं। इस कोशिका को ही क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। आपके तंत्रिका तंत्र का निर्माण जिन सबसे छोटी कोशिकाओं से हुआ है उसी को न्यूरॉन कहा जाता है। इसलिए तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अतः न्यूरॉन को क्या माना गया, तंत्रिका तंत्र की एक सूक्ष्म इकाई। और आप ये जान लीजिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, माने जब वो जन्म लेता है तो उसके बॉडी में लगभग 12 बिलियन, मैंने समझिए सोचने से भी बहुत ज्यादा क्या रहती है, न्यूरॉन की संख्या रहती है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी में क्वेश्चन पूछता है कि न्यूरॉन की संख्या कितनी रहती है, तो आप आंसर क्या दोगे, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी में न्यूरॉन की संख्या जो है 12 बिलियन होता है, यानी बहुत ही ज्यादा होता है। और प्रत्येक दिन किसी व्यक्ति के शरीर से 10,000 क्या होता है, न्यूरॉन मरता है। 10,000 न्यूरॉन डेथ करता है पर डे किसी व्यक्ति के शरीर में। और कितना होता है जब जन्म लेता है, तो 12 कितना बिलियन, याद रखिएगा 12 बिलियन। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके शरीर में टोटल कितना न्यूरॉन की संख्या होती है, तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सर टाइम चेंज कर दीजिए, न्यूमेरिकल का टाइम चेंज कर दीजिए। अरे न्यूमेरिकल का टाइमिंग तो झा सर ना चेंज करेंगे बाबू, वो हम कैसे करेंगे, वो झा सर को ये कॉलिंग टीम को फोन करके बोलिए, वो बताएगा।
या फिर झा सर जब क्लास लेंगे यूट्यूब पे भी या ऐप पे भी, तो आप लोग भी क्लास करते होंगे, तो उस समय सर को बताइए तो वो बताएंगे क्या उसकी टाइमिंग है, शायद टाइम 10, 11 या 11 12 रखेंगे, या फिर कब वो करवाएंगे। क्लियर, ध्यान देंगे। इसमें देखिए, जब भी आप क्लास करते हैं तो आप समझने पर अपना कंसंट्रेशन रखिए। जब क्वेश्चन हम पूछे तभी आप कमेंट में जवाब दीजिए, तो अच्छा लगता है। बीच में कुछ से कुछ पूछिएगा तो हम चला पढ़ाएं कि सब थोड़ा बताएं, अच्छा नहीं लगता है। बाबू तुम लोग होशियार बच्चा है, नहीं एकदम अच्छा परिवार से बिलोंग करता है, पढ़ना चाहता है, पढ़ के नौकरी लेना चाहता है, इसलिए पूरी कंसंट्रेशन अपनी अपनी पढ़ाई पर आप कीजिए। नहीं, क्लियर। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे आपको याद हो गया होगा कि जन्म के समय बच्चों में न्यूरॉन की टोटल संख्या कितना रहता है, 12 बिलियन रहता है। और पर डे कितना न्यूरॉन की मृत्यु होती है, तो प्रत्येक दिन जो है 10,000 न्यूरॉन जो है, इस प्रत्येक दिन 10,000 न्यूरॉन की क्या होती है, आपके बॉडी में 10,000 न्यूरॉन का प्रत्येक दिन मृत्यु होता है। यही कारण है कि जैसे जैसे देखते होंगे लोगों का एज बढ़ते जाता है, वैसे वैसे क्या हो जाता है, यादाश्त भी कम हो जाता है। आप देखोगे दादाजी वगैरह लोगों का, नहीं हमारे दादाजी हो, आपके दादाजी हो, कोई भी हो, तो दादाजी या परदादी जी होंगे, तो उन दादाजी का क्या होता है, जब उनका अधिक एज हो जाता है तो उनकी यादाश्त कमजोर हो जाती है। आप कोई चीज रखने दे दो, फिर बाद में बोलो दादाजी कहां रखे हैं, अब उनको याद ही नहीं आ रहा है, पूरा बेचारा ढूंढ रहे हैं। या क्या फिर क्या होता है, कभी वो खाना खा लिए और फिर आधा घंटा में पूछा दादाजी खाना खाइएगा, बोलेंगे हाँ, यानी उनको ये बात याद ही नहीं रहता है कि हम 10 मिनट पहले खाना खाए थे। तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, अधिक एज होने के बाद क्या हो जाता है कि उनकी यादाश्तें कमजोर हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे। एक्सरेटरी सिस्टम का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, एकदम हो जाना चाहिए बाबू, नहीं हुआ होगा तो एकदम हम बोलेंगे होना चाहिए। क्लियर हो जाएगा, एकदम चिंता नहीं करो बाबू, ध्यान दो। तो पर डे कितना मृत्यु होता है, पर डे 10,000 न्यूरॉन की मृत्यु होती है। अतः धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का एज बढ़ता है, यादाश्त में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद यदि तंत्रिका के बारे में जानना चाहिए, नर्व के बारे में, तो तंत्रिका का कार्य आप समझ गए। यह सूचना को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। यह सूचना को शरीर के विभिन्न भागों से मस्तिष्क तक ले जाता है, या मस्तिष्क इस सूचना को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। इसलिए क्या किया गया कि आपके बॉडी में जो क्या कहते हैं सूचना है विभिन्न प्रकार की, उसका आदान प्रदान करने का काम करता है। इसलिए क्या किया गया, ये नर्व जो है, ये तंत्रिका जो है, इस तंत्रिका को 2 भागों में बांट दिया गया। ध्यान रखिएगा, आपका नर्व जो आपके बॉडी में सूचना का आदान प्रदान करता है, वो न्यूरॉन जो सूचना का आदान प्रदान करता है, उसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, तो मेन रूप से 2 भागों में बांटा गया। कहेगा सर कौन कौन, तो एक को कहा जाता है सिंसेरी न्यूरॉन। क्या कहा जाता है, एक को सिंसेरी न्यूरॉन कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है मोटर न्यूरॉन। जल्दी कमेंट करके बताइए, याद हो गया। नर्व जो है या न्यूरॉन जो है ये कितने प्रकार का होता है, जल्दी कमेंट करो चेला। नर्व या न्यूरॉन के बारे में पूछा जाए, ये मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है। एक को सिंसेरी न्यूरॉन कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। कौन कौन हो गया, एक को सिंसेरी न्यूरॉन कहा जाता है और दूसरे को क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। और दोनों का अलग अलग काम है। ये दोनों नर्व जो है, ये दोनों का काम अलग अलग है। कहेगा सर सेंसरी नर्व का काम क्या है, तो इसका काम है शरीर की सूचना को मस्तिष्क तक पहुंचाना। ये क्या करता है, आपका सेंसरी न्यूरॉन जो है ये शरीर की सूचना को मस्तिष्क तक ले जाने का काम करता है, जबकि आपका मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ये मस्तिष्क की सूचना को शरीर में ले जाता है। ये मस्तिष्क की सूचना को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का काम करता है। अतः दोनों का काम क्लियर हो गया। न्यूरॉन कितना प्रकार का होता है, थैंक यू वेरी मच, 2 प्रकार का, थैंक यू। कौन कौन, एक सेंसरी न्यूरॉन हो गया और दूसरा क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया। सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या हो गया, शरीर की सूचना को मस्तिष्क तक ले जाना, और मस्तिष्क न्यूरॉन का काम क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन का, यह मस्तिष्क की सूचना को क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है। जैसे मान लिया जाए आप किसी से फोन पे बात किया, लव यू बोला, तो पूरे बॉडी प्रफुल्लित हो गया, तो मस्तिष्क सूचना शरीर में गया। अब कोई आपको साइकिल से धक्का मार दिया या चोट लगा दिया, कोई पीछे आपका बाल खींच लिया, वो शरीर की सूचना है, आपको पता चला और पीछे मुड़कर देखे तो ये क्या हो गया, शरीर की सूचना मस्तिष्क में गया तो सेंसरी न्यूरॉन, और मस्तिष्क की सूचना शरीर में गया तो उसको क्या कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। इसके अलावे एक और न्यूरॉन होता है, उसको कहा जाता है एसोसिएटिव न्यूरॉन। उसको क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव न्यूरॉन। मेन रूप से 2 होता है, मोटर न्यूरॉन और सिंसेरी न्यूरॉन, लेकिन एक तीसरा क्या होता है, एसोसिएटिव नर्व होता है।
कहिएगा सर ये एसोसिएटिव नर्व का काम क्या होता है? ये दोनों प्रकार की क्रियाओं का आदान प्रदान करता है। मस्तिष्क की सूचना शरीरों में ले जाएगा और शरीर की सूचना को मस्तिष्क में ले जाएगा। तो दोनों प्रकार की क्रियाओं को, बोथ टाइप्स के वर्क को संचालन करने का काम कौन करता है? तो दोनों प्रकार की क्रियाओं का संचालन जो है वो आप किसके माध्यम से होता है? तो एसोसिएटिव नर्व के माध्यम से। किसके माध्यम से? दोनों प्रकार की क्रियाओं का संपादन जो है एसोसिएटिव नर्व के माध्यम से होता है। शरीर का सूचना मस्तिष्क में सेंसरी न्यूरॉन और मस्तिष्क का सूचना मोटर, ये शरीर में मोटर न्यूरॉन के कारण होता है। हम आपसे उम्मीद करते हैं ये सारी चीज आपको समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। आगे इसी के बारे में लिखा हुआ देखो, एक लिखा हुआ सेंसरी नर्व और दूसरा क्या है? मोटर नर्व। काम हम समझा दिए कि शरीर की सूचना को मस्तिष्क में के ले जाएगा। आपके शरीर की सूचना जो है इसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है संवेदी तंत्रिका करता है, सेंसरी न्यूरॉन करता है। और दूसरा में क्या बताए? प्रेरक तंत्रिका जो है ये क्या करेगा? ये आपके मस्तिष्क की सूचना जो है ये शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। बोले थे ना मौसे मोटर मौसे मस्तिष्क, तो मोटर न्यूरॉन मस्तिष्क की सूचना को शरीर में ले जाएगा और सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा? शरीर की सूचना को मस्तिष्क में ले जाएगा। क्लियर हो गया? और तीसरा क्या बताए? तीसरा बताए एसोसिएटिव नर्व। इसमें बताए कि ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन का सामूहिक रूप से दोनों के लिए कार्य करता है। यह सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के अंतर्गत अर्थात दोनों प्रकार के सूचनाओं का आदान प्रदान कौन करता है? तो एसोसिएटिव नर्व के माध्यम से दोनों प्रकार की सूचना का आदान प्रदान आपके बॉडी में होता है। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? अब हम आपको बताते हैं कंडक्टिव ऑफ नर्व इंपल्स। अब हम आपको बताते हैं कि नर्व इंपल्स में जो नर्व आपका अप डाउन होने का काम करता है, जिससे आपको पता चलता है कि नर्व प्रॉपर वे में काम कर रही या नहीं कर रही है। इसके लिए आपको कंडक्टिव ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में समझना होगा। ध्यान दीजिएगा, आपका जो न्यूरॉन है उस न्यूरॉन के बाहरी दीवार पर दो एलिमेंट्स रहता है, एक सोडियम और दूसरा जानते हैं पोटेशियम। ध्यान दीजिएगा, यह चीज आप लोगों को पता होगा, सभी लोगों को एक चीज पता होगा कि हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन रहता है वो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, लेकिन वो सबसे लंबी कोशिका है। तो वो जो आपका न्यूरॉन रहता है उसके बाहरी सतह पर दो धातु पाया जाता है, एक सोडियम और दूसरा पोटेशियम। और आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सोडियम धातु और पोटेशियम धातु या अदरवाइज कोई भी धातु जो है वह कैसा होता है? तो कोई भी धातु जो है वह धनायन होता है, धातु पर धन आवेश होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। और कोई अधातु जो है उस पर ऋण आवेश होता है। किसी भी धातु पर धन आवेश और अधातु पर क्या होगा? ऋण आवेश। तो ध्व से धातु, ध्व से धनायन, अधातु होता है ऋण आवेश। सौरभ यादव के पिताजी बोलते हैं कि सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू। आप अपने पापा को मेरे तरफ से धन्यवाद बोल देना, क्योंकि वो आपके पापा हैं तो हमारे भी तो अंकल हैं। उनको बोलना बहुत बहुत धन्यवाद बोलना, पापा सर के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मिला है आपको इस बात बोलने के लिए। बस आशीर्वाद आप बनाए रहिए हम पर भी और हमारे गुरुजी पर भी। कल्याण मेरा भी होगा और गुरुजी का भी होगा। क्लियर? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। देखिए, टोटली बायोलॉजी समझने वाला चीज है। यदि आप आराम से समझ लेंगे तो याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसलिए बार बार रिपीट करते हैं ताकि आपको क्लास में 90% याद हो जाए। मेरा ये सपना था जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे कि हम जो बच्चे को पढ़ाए, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, अरे जो कोर्स खत्म होने का 2 महीना में वो खत्म होगा 2 महीना 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन वो 10-15 दिन के कारण हम किसी के लाइफ को तो नहीं बर्बाद कर देंगे, इसलिए 15 दिन बाद खत्म करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त याद रखना, बायोलॉजी में जो पढ़ाएंगे वो थोड़ा याद करवा देंगे, इसकी गारंटी मेरी है। लेकिन हाँ, तुमको थोड़ा साथ देना पड़ेगा, तुमको साथ साथ थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। क्लियर? एकदम ध्यान दो बाबू कि हम क्या बताए कि आपका जो न्यूरॉन है इसके जस्ट ऊपर क्या रहता है? एनटीपीसी में क्वेश्चन बिल्कुल देखो, आप कोई भी एग्जाम दोगे आपके सारे एग्जाम का क्वेश्चन जो है इसी से रहेगा। तो चलिए, हम आपसे बात कर रहे थे इस बात का कि आपके बॉडी में क्या होता है कि जो न्यूरॉन है उसके बाहरी सतह पर दो धातु पाया जाता है, सोडियम और पोटेशियम। उसी धातु के कारण बाहर में धन आवेश पाया जाता है, यानी बाहरी सतह धनायन होता है। और उसके अंदर में क्या होता है बाबू? ये आंतरिक दीवार पर क्लोरीन पाया जाता है। और क्लोरीन के बारे में आपको पता है कि क्लोरीन एक अधातु है और अधातु पर कौन आवेश? ऋण आवेश।
धातु पर धन आवेश होता है, आंतरिक दीवार पर है क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, अधातु। तो अधातु पर कौन आवेश, ऋण आवेश। तो न्यूरॉन के बाहर में पॉजिटिव आवेश है और न्यूरॉन के अंदर में निगेटिव आवेश है। तो स्वाभाविक है जैसे ही संतुलन में बाधा स्टिमुलस के कारण बाहर में जो धन आवेश है और अंदर में जो ऋण आवेश है, यही लिखा हुआ है पर देखो न्यूरॉन के बाहरी सतह पर सोडियम और पोटेशियम के कारण कौन आवेश रहता है, धन आवेश पाया जाता है, और आंतरिक सतह पर क्लोरीन के कारण ऋण आवेश पाया जाता है। आंतरिक सतह पर क्लोरीन के कारण ऋण आवेश और बाहरी सतह पर सोडियम और पोटेशियम के कारण धन आवेश पाया जाता है। किसी स्टिमुलस के कारण धन आयन और ऋण आयन के बीच में क्या होता है, संतुलन में बाधा उत्पन्न होती है। इसी से क्या हो जाता है, नर्व इंपल्स का निर्माण होता है। यानी आपका नर्व इंपल्स जो है ये बाहर में पॉजिटिव और अंदर में जो निगेटिव है, ये पॉजिटिव निगेटिव में जो संतुलन उत्पन्न होने में प्रॉब्लम आता है, बाधा आता है, इसी के कारण किसका निर्माण होता है, नर्व इंपल्स का निर्माण होता है। अर्थात नर्व इंपल्स जो है न्यूरॉन के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचती है। यानी आपका नर्व इंपल्स जो है वो वाइब्रेशंस जो है वह क्या कहते हैं, ये सूचना जो है वह न्यूरॉन के माध्यम से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम करता है। आप यहां पर देख सकते हैं जब आपके बॉडी में स्टिमुलस की क्रिया होती है, स्टिमुलस का हम बताए थे सूचना का जो आदान और प्रदान दोनों घटना होता है, इसी को स्टिमुलस कहा जाता है। इसके बाद क्या हो जाता है, आपका रिसेप्टर आपकी बॉडी को जो है उसको रिसेप्ट करता है। इसके बाद सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाता है। फिर वहां से क्या होगा, मोटर न्यूरॉन आपकी बॉडी में पहुंचाएगा, इफेक्ट आपकी बॉडी पर डालता है। उसके बाद क्या होती है, आपको उस चीज का रिस्पॉन्स पता चलता है। अर्थात नर्व इंपल्स जो है वह उसका निर्माण न्यूरॉन से होता है और वही न्यूरॉन क्या करता है, सूचना का आदान प्रदान करता है, सूचना को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने का काम करता है। अब स्टिमुलस के बाद क्या होता है, दूसरे स्टिमुलस के लिए आयन का संतुलन जरूरी होता है, जिसके कारण किसकी आवश्यकता होती है, सोडियम पंप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस तक जो सूचना जाएगा, तो एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस तक जो सूचना जाएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, दोनों स्टिमुलस के बीच में एक आयन का संतुलन होना चाहिए। और उस आयन के संतुलन करने के लिए कौन सा पंप होता है, उसको Na पंप यानी सोडियम पंप के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि सोडियम पंप क्या है, तो आपका क्लियर हो गया होगा कि सोडियम पंप जो है एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस तक जो आयन जाता है या जो आवेश जाता है, उसी को जो जोड़ने का काम करता है, जिसके लिए सोडियम पंप का इस्तेमाल किया जाता है। और प्रत्येक न्यूरॉन के बीच में एक थैला जैसा संरचना होता है। प्रत्येक न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा, तब न सूचना का आदान प्रदान होगा। मान लिया तुम्हारी बॉडी की सूचना है उस शरीर में जाएगा, या शरीर का सूचना है आपके बॉडी में जाएगा, तो इस सूचना के लिए तो ज्वाइंट होना चाहिए। बिना ज्वाइंट का सूचना जाएगा नहीं जाएगा। देखो हमारी सूचना तुम तक पहुंचती है, तो देखो हम क्या लगाए हुए, माइक, माइक में बोलते हैं, ये सिस्टम में जाता है और वो सिस्टम से फिर क्या होता है, वो आपके सिस्टम में पहुंच जाता है। तो एक कनेक्टर होता है, एक मीडियम होता है जो सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। उसी तरह आपके बॉडी में भी एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस के लिए एक सूचना जब जाता है तो Na पंप होता है। और प्रत्येक न्यूरॉन के बीच में, प्रत्येक न्यूरॉन जो है उसके बीच में एक थैला जैसा संरचना होता है, एक बैग जैसा संरचना होता है। उसी को क्या कहा जाता है, साइनेप्स के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो थैलीनुमा संरचना रहता है उसको क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। और आपके इस साइनेप्स में कुछ द्रव भरा रहता है, कुछ फ्लूइड भरा रहता है, उसको जानते क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूरो ट्रांसमीटर। क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। आपके दो न्यूरॉन के बीच में एक थैलीनुमा संरचना रहता है, उस थैलीनुमा संरचना को क्या कहा जाता है, साइनेप्स कहा जाता है। और प्रत्येक साइनेप्स में एक कुछ द्रव भरा रहता है, उस द्रव को ही क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। याद हो गया, किस नाम से जाना जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। आगे आप देखिए स्पष्ट लिखा होगा कि साइनेप्स के अंदर द्रव भरा रहता है, एक केमिकल रहता है, वो केमिकल ही क्या करता है, सूचना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और उस केमिकल को क्या कहा जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है, या न्यूरॉन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जो लिक्विड आपके साइनेप्स में भरा रहता है उस लिक्विड को ही कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो है 50 मार्क्स आ रहा है, SC कैटेगरी में आप हैं, एकदम रिजल्ट हो जाएगा।
एसटी कैटेगरी में है, 15 मार्क्स आ रहा है किसी बच्चे का। जो कमेंट थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन हम मेरी नजर चल गई थी। एकदम आराम से आप CBT 2 का तैयारी कीजिए, पक्का आपका रिजल्ट हो जाएगा। किसी भी बोर्ड में होगा एकदम रिजल्ट आपका हो जाएगा। जिसको 50 मार्क्स से ज्यादा SC ST में आ रहे हैं, एकदम रिजल्ट हो जाएगा। और नॉर्मली भी ध्यान रखो ना, यदि आप 55 पार कर गए हैं, 60 के आसपास है, कोई कैटेगरी है, कोनो बोर्ड है, रिजल्ट एनटीपीसी मेंस का पीटी में जरूर होगा। आप एनटीपीसी CBT 2 का तैयारी करें, एकदम तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? किस नाम जाना जाता है? न्यूरोट्रांस किसको? साइनेप्स के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, जो केमिकल भरा रहता है, उसी को न्यूरोट्रांसमीटर के नाम से जाना जाता है। ये साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में क्या रहता है? तो एसिटिल कोलाइन रहता है। आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर के बोले कहां रहता है? साइनेप्स के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, उसमें जो केमिकल के रूप में क्या रहता है? एसिटाइलोकोलाइन के नाम से जाना जाता है, या उसी को डोपामाइन के नाम से, उसी को एसिटाइल कोलाइन या फिर उसी को डोपामिन के नाम से जाना जाता है। और इस दोनों की कमी से व्यक्ति में बीमारी हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एसिटाइल कोलाइन की कमी हो जाए या डोपामाइन की कमी हो जाएगा, तो दो तरह की बीमारी होती है, ध्यान रखेंगे। यदि एसिटाइल कोलाइन की कमी हो जाएगी तो उससे अल्जाइमर होता है, और ये अल्जाइमर में जानते क्या हो जाता है? याददाश्त संबंधी प्रॉब्लम हो जाता है। अल्जाइमर में लोगों की याददाश्त कम हो जाती है। और दूसरा जो बताइए डोपामिन, ये डोपामिन की कमी से क्या होता है? पार्किंसंस हो जाता है। कि पार्किंसंस कौन बीमारी होती है? तो किसी बुढ़ा आदमी को देखिएगा, उसका हाथ बहुत ज्यादा थरथराता है, चेहरा बहुत ज्यादा थरथराता है, उसका बॉडी वाइब्रेट करते रहता है, उस बीमारी को क्या कहा जाता है? पार्किंसंस कहा जाता है। तो अल्जाइमर क्या है, पार्किंसंस क्या है, समझ गए? अल्जाइमर बीमारी में क्या होगा बाबू? तो अल्जाइमर बीमारी जो होता है, इसमें याददाश्त कमजोर हो जाता है। और पार्किंसंस की जो बीमारी होती है, इसमें बॉडी में, चेहरा में, त्वचा में, हाथ में क्या हो जाता है? थरथराहट आ जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है? पार्किंसंस के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब है नार्कोटिक मटेरियल, कहिएगा सर क्या है? तो वैसा पदार्थ जिसके सेवन करने से साइनेप्स में स्थित न्यूरोट्रांसमीटर जो है वह नॉर्मल हो जाता है, कुछ समय के लिए वो कार्य बाधित हो जाता है और आपका तनाव कम हो जाता है, कुछ समय के लिए आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं। ऐसे मटेरियल को क्या कहा जाता है? न्यूरोटिक मटेरियल के नाम से जाना जाता है, जिससे आपकी याददाश्त क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये किसका है? आपका न्यूरोटिक मटेरियल का है। इससे क्या हो जाता है? कुछ समय के लिए तो आपको बहुत फायदा होगा कि आपका टेंशन मुक्त हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे लंबे समय तक यदि आप इसका सेवन करते हैं तो यह आपकी बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? हार्मफुल हो जाएगा। क्लियर? अगला कहिएगा विभ्रम क्या है? कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसके सेवन करने से व्यक्ति को काफी आनंद मिलता है। जैसे देखिए, कोई गांजा पीता होगा आपके गांव में, कोई भांग खाता होगा, कोई दारू पीता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा। तो देखिएगा वो जब पी लेता है ना, पूरा आनंद का अनुभूति करता है, लेकिन वो बॉडी के लिए हानिकारक है। उस समय के लिए वो आपको आनंद की अनुभूति देती है, लेकिन बाद में उसका क्या हो जाता है? हार्म पहुंचता है, बाद में उसकी हानि होती है। अर्थात ये जो आपका क्या कहते हैं, विभ्रम जो है, इस पदार्थ के सेवन करने से क्या होता है? आपके शरीर में व्यक्ति को कुछ समय के लिए आनंद तो मिलती है, लेकिन वह आनंद किसी काम के लायक नहीं है। कुछ समय के लिए फायदा तो होता है, लेकिन बाद में उससे क्या होती है? बहुत ज्यादा नुकसान होती है। इसमें कौन आता है? भांग आ जाता है, गांजा आ जाता है, या फिर आपका लाइजेरिक एसिड डिथाइल एमाइड जो है LSD आता है। यह भी एक केमिकल है जिसको लोग सूंघते हैं, पीते हैं, बहुत ज्यादा हानिकारक है। तत्काल आनंद बहुत मिलती है। अरे लोग शराब भी पीता है, बियर भी पीता है, तो तत्काल तो एनटीपीसी में बोल दिया बाबू, जिसका 55 से ज्यादा नंबर है उस सबका रिजल्ट होगा। अब मत पूछो 65 है क्या होगा, 62 होगा क्या होगा, ध्यान दें। 51 है तनी बाबू दिक्कत है, ओबीसी में है तो रडार पर है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। चलिए, तो विभ्रम समझ गए। एक वैसा पदार्थ जिसके सेवन करने से क्या होगा? व्यक्ति को काफी आनंद की अनुभूति होती है। जैसे भांग हो गया, गांजा हो गया, ये सब जब आप ग्रहण करते हैं तो काफी ज्यादा क्या मिलती है? आपको आनंद तत्काल तो मिलती है, लेकिन बाद में उससे क्या हो जाएगी? आपको परेशानी झेलना पड़ेगा। क्लियर? अब क्वेश्चन का एग्जाम में पूछता है कि गांजा किसके अंतर्गत आता है, भांग किसके अंतर्गत आता है? तो गांजा हो या भांग हो, शराब हो या बियर हो, ये टोटल विभ्रम पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब आपका है तंत्रिका, तंत्र का भाग, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ, अरे ये तो हट गया रे, चला
ध्यान देंगे बाबू। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ये टॉपिक जो अभी हम लोग नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे, तो इस नर्वस सिस्टम में क्या है, ध्यान देंगे बाबू। आपका जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जो है, उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? आपका जो तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम है, इसको मेन रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे को कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरे को कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कितने भागों में बांटा गया? आपका जो पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र के पार्ट्स की बात करेंगे, तो तंत्रिका तंत्र को मेन रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एकदम आज ये तीनों नाम याद कर लीजिएगा। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। एक को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, दूसरे को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहा जाता है, और तीसरे को क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया। फिर आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, और दूसरे को क्या कहा जाता है? स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु। एकदम ध्यान दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? सबको याद हो गया? 3 भाग में। कौन कौन? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। उसी तरह से आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है स्पाइनल नर्व और एक को कहा जाता है क्रेनियल नर्व। इन 2 प्रकार का हो गया। एक हो गया स्पाइनल नर्व और दूसरे को क्या कहा जाता है? क्रेनियल नर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये 2 प्रकार का हो गया। कौन? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का हो गया। एक को स्पाइनल नर्व कहा जाता है और दूसरे को क्रेनियल नर्व कहा जाता है। तीसरा आपका है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक को सिंपैथेटिक और दूसरे को पारा सिंपैथेटिक कहा जाता है। एक आपका हो गया सिंपैथेटिक और दूसरा क्या हो गया? पारा सिंपैथेटिक। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? फिर एक बार ध्यान से सुन लेंगे। नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया? तो नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया। नर्वस सिस्टम को कितने भागों में? याद हो गया? 3 भागों में। कौन कौन? तो एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तीसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को 2 भागों में। कौन कौन? एक ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ऑटोनॉमिक नर्वस पेरिफेरल को भी 2 भागों में, एक स्पाइनल नर्व और दूसरा क्रेनियल नर्व। इसी तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को भी 2 भागों में बांटा गया। एक को कहा जाता है सिंपैथेटिक और दूसरे को कहा जाता है पारासिम्पैथेटिक। याद हो गया सभी लोगों को? चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए तो आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में मुलाकात होगी तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।